हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। आज एक बहुत ब्रिलियंट फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिल्म का नाम है ओमेरता। हंसल मेहता ने इसे बनाया था। एक ब्रिलियंट डायरेक्टर है हंसल मेहता। 2018 में ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी लेकिन फ्लॉप हुई। बाकी बड़ी बिग बजट फिल्मों के सामने ये फिल्म टिक नहीं पाई, लेकिन वापस उसे Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पर 25 जुलाई को रिलीज किया गया है। तो इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे। इसका रिव्यू करने से पहले इसका एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि ये फिल्म स्पून फीड नहीं करती या उसे कोई नैरेटिव नहीं दिया गया है। फिल्म की शुरुआत में अंग्रेजी में वॉइस ओवर के थ्रू कुछ चीजें बताने की कोशिश की है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। तो डायरेक्टर चाहता है कि इस फिल्म के हम खुद मीनिंग्स निकालें, मायने हम खुद निकालें। उसने हम पर ये फिल्म थोपी नहीं है। अगर वो पीछे से नैरेटिव देता तो वो शायद वन साइडेड फिल्म बन जाती और प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती, लेकिन उसने इतनी सफाई से, इतनी ब्रिलियंटली इस फिल्म को शूट किया है। वो हम पर ये छोड़ देता है कि आप किस तरह से इस फिल्म को लेते हैं। तो उसका एनालिसिस करना जरूरी है। हर एक सीन का कुछ ऐसे गिने चुने सीन हैं जिनका एनालिसिस करना जरूरी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये फिल्म जो है, शुरुआत तो होती है, पहले जो 2-3 सीन है शुरुआत में वो नॉन लीनियर टाइप है। बाद में ये पूरी फिल्म फिर लीनियर हो जाती है। अब मैं इसको लीनियर फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूंगा इस फिल्म को, इसका एनालिसिस करेंगे। तो ये उमर शेख नाम के टेररिस्ट के बारे में ये पूरी फिल्म है। ये ब्रिटेन में पैदा हुआ है, लेकिन है पाकिस्तानी डिसेंट का। मतलब उसके जो वंश है, जो पाकिस्तानी वंश का है, लेकिन वहां का नागरिक है वो, ब्रिटेन का। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता है। डिग्री के 2 साल खत्म कर चुका है और 1 साल उसका बचा है। 92 का ईयर है और उसी वक्त बॉस्निया में वॉर हो जाता है। उस बॉस्निया के वॉर में वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो बहुत सारे मुस्लिम लोग उसमें मर जाते हैं और उनकी म्यूटिलेटेड बॉडीज जो है मुस्लिम लोगों की, उनकी जो इमेजेस हैं वो न्यूज़पेपर में छप कर आते हैं। तो उसे देखकर ये उमर शेख इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, उसके प्रोटेस्ट में उतर जाता है। और उसके बाद शुरू होती है टेररिस्ट रिक्रूटमेंट की, मतलब मॉडस ऑपरेंडी। जिस तरह से टेररिस्ट बनाए जाते हैं, इनको रिक्रूट किया जाता है ये होली वॉर के लिए, जिहादी गतिविधियों के लिए, उसकी पूरी पूरी मॉडस ऑपरेंडी बहुत ही सटल तरीके से दिखाई है। मतलब वो प्रोटेस्ट में जाता है तो उसे, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो उसे स्पॉट कर ही लेता है और उससे फिर उसकी मुलाकात की जाती है इंग्लैंड में एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से। तो वो पहले पॉजिटिव सॉल्यूशंस देता है कि हम बॉस्निया के जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ उन्हें खाना दे सकते हैं, शेल्टर दे सकते हैं। तो वो जिस तरह से उसे उकसाता है, शुरुआत उकसाने से होती है रिलीजन के नाम पे, कि ये करना, इससे कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। तुम खाना दोगे, शेल्टर दोगे, लेकिन इससे हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकेंगे, रिलीजन की रक्षा नहीं कर सकेंगे। तो वो बाकी जो बता कर उसे उकसाता है और फिर 24 घंटे वो इमेजेस देखता रहता है बॉस्निया की, उन सारे लोगों की म्यूटिलेटेड बॉडीज की इमेजेस देखकर अपने आप को डिस्टर्ब करता रहता है। और फिर आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि विजुअल्स उस तरह से सामने आते हैं। उसके फादर भी चिंतित होते हैं और वो सोचता है कि 2 साल खत्म कर चुका है और वो फिर पढ़ाई छोड़ देता है। इस हद तक डिस्टर्ब होता है कि वो पढ़ाई छोड़कर बॉस्निया जाना चाहता है उन लोगों की मदद करने के लिए। और उसी के चलते वो एक मौलाना से मिलता है इंग्लैंड में, और वो पहले कहते कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं। ये उकसाना शुरू होता है। दैट्स अ मॉडस ऑपरेंडी, किस तरह से रिक्रूट किया जाता है। तो इंग्लैंड में पला बड़ा है, लग्जरी की आदत है, तुझसे नहीं होगा। अब वैसे ही पहले ही से ही वो 24 घंटे उसके बारे में सोच के वो ऑलरेडी टेररिस्ट बन चुका है, अंदर ही जिहादी बन चुका है। ऐसे टिपिंग पॉइंट पे वो आया है कि वापस वो नहीं जाएगा और उसको बताया जाएगा कि तू नहीं कर सकता। जब किसी को ये बताया जाता है कि तू नहीं कर सकता है, तो वो आदमी, रिवर्स साइकोलॉजी हम जिसे कहते हैं, तो उस रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल पहले मौलाना करता है कि तुझे लग्जरी की आदत है, तू नहीं कर सकता। तो ये फिर और उकसाने के बाद फिर भड़क जाता है कि नहीं मैं करूंगा। लेकिन उसे बॉस्निया नहीं भेजा जाता, उसे मैनिपुलेट करके भेजा जाता है कराची, कि तेरी जरूरत जो है वो कश्मीर के लोगों के लिए है। बहुत सारी चीज़ों को उसे, उसके दिमाग में फिर गोबर भरा जाता है, उसे मैनिपुलेट करके कराची भेजा जाता है, पाकिस्तान। तो वहाँ के जो मौलाना है
उसे कहते हैं कि तू किसी रिलेटिव के पास मत रुक। अगर वो किसी रिलेटिव के पास पाकिस्तान में रुकता है तो शायद भटक जाएगा और कुछ चीज़ें बक देगा जो उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे एजेंडा को खतरे में लाएगा, या फिर इतना अच्छा रिक्रूट जो मिला है, जो एजुकेटेड है, वो हाथ से न चला जाए। तो वो उसे वहीं पे रोकते हैं और फिर उसे अफगानिस्तान भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। और उस ट्रेनिंग के दरमियान भी उसे जितना उकसाया जा सकता है उसे उकसाया जाता है। उकसाने के लिए बहुत बहुत ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है कि तू इंग्लैंड का है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बच्चा है, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी करो उसे उकसाओ, और जितना उकसाएगा उतना वो अंदर से खूंखार और खतरनाक होगा। और जो ट्रेनिंग दिखाई है वो ट्रेनिंग देखकर दिमाग झंझना जाता है। मतलब उसे कॉम्बैट का ट्रेनिंग दिया जाता है, गन कैसे चलानी है, बंदूकें कैसे चलानी है, बम कैसे लगानी है, सारा ट्रेनिंग। लेकिन ये चीज़ जो दिमाग झंझना देता है कि पीछे से वो उन पर हैमर कर रहे हैं जिहाद को लेकर, और एक बंदा ऊंची चोटी से छलांग लगाता है जिहाद के नाम पर, सैक्रिफाइस के नाम पर, सुसाइड, नथिंग बट सुसाइड करता है। और ये बाकी के बैठे हुए जिहादी, जब वो छलांग लगाता है, मरता है, तो वो तालियां बजाता है। किसी भी नॉर्मल आदमी का ये सीन देखकर दिमाग झंझना जाएगा, लेकिन ये तालियां बजाता है। 2 साल तक, 92 से लेकर 94 तक उसका ट्रेनिंग खत्म होता है, वापस वो कराची आता है और वो मौलाना उसे बताता है कि अभी तू दिल्ली जा और कुछ फॉरेन नेशनल्स को पकड़ ले, किडनैप कर, ये जिहाद आगे बढ़ाना है हमें। लेकिन उसे खास तौर पर बताता है कि इजरायली नेशनल्स के पीछे मत लगना, उन्हें किडनैप बिल्कुल मत करना। मतलब अमेरिकन नेशनल को तू किडनैप कर सकता है, ब्रिटिश, यूरोपियन, किसी को भी, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप, लेकिन इजरायली नागरिकों के पीछे बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि उनका जो मोसाद है, जो उनका रॉकी जैसा है वैसा मोसाद, वो जो ग्रुप है गुप्तचर, उनकी संगठन और मोसाद, वो बहुत बेरहम है। और वो एक बार अगर पीछे पड़ गए तो फिर उनसे पीछा छुड़वाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ये इस तरह से उसे डायरेक्शन क्यों देता है, क्यों ये इंस्ट्रक्शन देता है कि इजरायलियों को मत पकड़ो, क्योंकि वे इजरायली लोग खतरनाक हैं, उनका जो गुप्तचर संगठन है मोसाद, वो भी खतरनाक है। अब इसके पीछे एक सब टेक्स्ट है, वो उन्होंने फिल्म में नहीं बताया, तब मैं ये बताऊंगा आपको। 72 में जब म्यूनिक में ओलंपिक चल रहा था, तो 11 एथलीट्स को ब्लैक सितंबर नाम के पैलेस्टाइन ग्रुप ने ख़त्म कर दिया था, किडनैप करके 11 इजरायली एथलीट्स को। ब्लैक सितंबर और PLO, मतलब पैलेस्टाइन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन नाम की, ये दोनों ने मिलके प्लान करके 11 एथलीट्स को मारा था म्यूनिक में 72 में। और उसका बदला इजरायली गवर्नमेंट ने कोवर्ट ऑपरेशन से लिया था, और उस ऑपरेशन का नाम था रैथ ऑफ गॉड। 72 से लेकर ये चला था और लगभग 20 साल तक ये ऑपरेशन चला। कुछ चुने हुए लोगों को उन्होंने चुन चुन कर मार दिया था 20 साल तक। ये एक रिवेंज था, मतलब रैथ ऑफ गॉड। और उसके चलते बहुत सारे लोगों के दिल में डर बैठ गया। उसके बाद मतलब एक मिसाल रखी इजराइल ने कि हमारे नागरिकों की तरफ या हमारे देश की तरफ तुम आंख उठाकर देखोगे तो हम ऐसे ही तुम्हें चुन चुन के मारेंगे, किसी की भी परवाह ना करते हुए ये मिसाल रखी थी इजराइल ने। और 20 साल तक, 72 से शायद 90 तक तो ये चला था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। तो उसके चलते ये बाकी टेररिस्ट की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आउटफिट है, उनके दिमाग में भी ये डर बैठ गया। तो उसे बताया गया था कि इजरायली को मत पकड़ो। तो वो वैसे ही दिल्ली में 4 लोगों को पकड़ता है, एक अमेरिकन नागरिक, एक लड़की को पकड़ता है, लेकिन ये फेल हो जाता है। उसमें से एक सीन है, वो क्यों फेल हुआ, मतलब उन्होंने किस तरह से फेल हुआ ये नहीं बताया। वो किडनैपिंग फेल हो जाता है और वहां पे ये उमर शेख पकड़ा जाता है। लेकिन एक सीन है दिल्ली में, दिल्ली के पुलिस उसे रोकते हैं, वो ओमनी वैन लेकर जा रहा है और फिर उसे पकड़ते हैं, रूटीन चेकअप करते हैं और वो उसे उकसाता है। और उकसाने के बाद वो बहुत जल्दी इमोशनली ये हो जाता है डिस्टर्ब। तो पूछता है कि तू मुसलमान के जैसा दिखता है। तो उसका फेस रीडिंग वो करता है पुलिस वाला और बोलता है कि तुम ऑफेंड हो गए क्या, मतलब जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता है मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन उसके बोलने का यही मतलब है कि तुम मुसलमान हो क्या, या फिर तुम्हारी बीवी मुसलमान है क्या,
क्योंकि वो उसने नाम जो अपना बताया था, रोहित वर्मा नाम से वो वहाँ पे रह रहा है दिल्ली में। तो बोलता है कि तू नाम रोहित वर्मा है लेकिन दिखता तू मुसलमान है, या तो फिर तेरी बीवी मुसलमान है। उसके बाद उसके चेहरे के जो हाव भाव जो है वो पुलिस वाला पकड़ के, ये बताया नहीं गया, ये हमें देखना है और समझना है। बोलता है तू गुस्सा हो गया क्या, तू ऑफेंड हो गया क्या। वो बोलता है कि आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। वो अंदर से गुस्सा हो जाता है, उकसाने पे वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, ये उसका वीक पॉइंट है। फिर वो पुलिस वाला, दिल्ली के पुलिस वाला, बहुत इंटेलिजेंट पुलिस वाला दिखने में बहुत नॉर्मल, और बोलता है कि ये गाड़ी का नंबर प्लेट नोट करो। तो वो शायद वो लीड होगा और उसकी वजह से वो ऑपरेशन फेल हो गया। वो पूरी तरह से दिखाया नहीं गया, लेकिन वो सीन दिखा है जिससे हम समझ पाते हैं कि किस तरह से फेल हुआ। 6 साल 94 से 2000 तक 6 साल वो जेल में रहता है, लेकिन जेल में भी 24 घंटे बस वही सोचता है। और बाकी जेल के जो कैदी हैं, खास करके जो मुस्लिम हैं, उन पर भी वो कंट्रोल करता है। बोलता है कि रोजा रखो, समथिंग जो भी है दिखाया गया है। 2000 में फिर ये कंधार में प्लेन हाईजैक होता है और उसके निगोशिएशन के चलते 3 टेररिस्ट लोगों को छोड़ा जाता है। फेमस केस था वो, उसमें से ये एक उमर शेख। तो 2000 में छोड़ने के बाद वो शादी करता है पाकिस्तान में। अब वो पाकिस्तान का बन गया पूरी तरीके से, और ये मतलब एक से एक वो कामयाबी पा रहा है उनके टेररिस्ट आउटफुट में। अभी ISI का भी वो आदमी बन चुका है इम्पोर्टेंट। तो हर बार वो जो लोग होते हैं ISI कि वो उसे चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं कि तू एजुकेटेड है, शार्प है, ब्रिलियंट है, तेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है। हर बार चने के झाड़ पे उसे चढ़ाएंगे, लेकिन इनका खुद का एजेंडा क्या है वो क्लियर नहीं करेंगे। सिर्फ धर्म का वास्ता देकर, मुस्लिम लोगों का वास्ता देकर उसे चने के झाड़ पर चढ़ाया जाएगा, और वो चढ़ता जाएगा और चीज़ें करता जाएगा उनके कहने पर। किस तरह से उसको उल्लू बनाया गया है, ये मेरा खुद का परसेप्शन है। अब फिल्म देखने के बाद हर का अपना अपना परसेप्शन हो सकता है। दिस इज माई परसेप्शन, दिस इज माई कंप्लीटली माई ओपिनियन। तो उसे चने के झाड़ पर चढ़ाया जाता है और काम करवाया जाता है उससे। अब वो पूरी तरह से पाकिस्तानी बन चुका है। शादी वहीं पे होती है, और जब उसकी शादी होती है, सीन के बाद सीन जिस तरह से डाला गया है वो डायरेक्टर का कमाल है, एडिटिंग का कमाल है। कि उसकी शादी चल रही है और आसमान में आतिशबाजी हो रही है, और आतिशबाजी के आवाज़ के साथ ही दूसरा सीन हम देखते हैं कि 9/11 वो टावर गिरने का, या फिर जो फेमस जो फुटेजेस हैं उस फुटेजेस आते हैं, वैसी आवाज़ें आती हैं। तो अलकायदा से भी उसका कनेक्शन था। और सीधा फिर आता है 2002। तो 2002 में डैनियल पर्ल, ये जो जर्नलिस्ट था, वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट, उसको किडनैप किया, उसको मार दिया। तो उसके मारने में इस आदमी का, उमर शेख का, बहुत हाथ था। तो वो दिखा है किस तरह से वो किडनैप करता है, किस तरह से मारता है। उसमें ये जो उमर शेख है ब्रिटिश एक्सेंट जो है, उसकी ब्रिटिश एक्सेंट है। हर जगह वो ब्रिटिश एक्सेंट का इस्तेमाल करके लोगों को मैनिपुलेट भी करता है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका बोलने का तरीका जो इम्प्रेसिव तरीके से इम्प्रेस करता है लोगों को। तो उस तरह से वो मैनिपुलेट करने में भी बहुत शातिर है। लेकिन जैसे डैनियल पर्ल आता है पाकिस्तान में, तो वो एक्सेंट बदल देता है। ये डायरेक्टर का कमाल है, बहुत बारीकी से सोचा है उस डायरेक्टर ने। तो वो पाकिस्तानी इफेक्ट होने वाला ऐसा ही एक्सेंट वो बोलता है, ब्रिटिश एक्सेंट का इस्तेमाल नहीं करता है। बाद में उसे पकड़ता है और मारता है, और जिस तरह से उसकी बॉडी म्यूटिलेट की जाती है, एग्जीक्यूट करना जिसे हम कहते हैं टेररिस्ट के ज़मानों में, एग्जीक्यूट की ऐसे दिखाया जाता है कि उसको एग्जीक्यूट किया गया है। मतलब पहले उसे गोली मारते हैं, बाद में ये खुद उमर शेख छुरे से उसकी बॉडी म्यूटिलेट करती है। दिखाया नहीं गया है, सीन डार्क है, और साउंड डिज़ाइन की मदद से उसको जितना वैशाना या जितना डरावना बना सकता है उसको बनाया गया है, सिर्फ विजुअल और साउंड। बाद में उसको सर को दिखाकर एग्जीक्यूट जैसे करने के बाद एक डर बनाने की कोशिश वो करते हैं, और उसको उसी के चलते उसे सज़ा हो जाती है। 2002 में उसको पकड़ा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में रखा जाता है। उसको एक्स्ट्राडिट, मतलब अमेरिका नहीं भेजा जाता, एक्स्ट्राडिशन नहीं होती उसकी। उसी की जेल, पाकिस्तान की जेल में उसे रखा जाता है, और अभी उसे फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन अभी तक उसे फांसी नहीं दी गई। तो ये जो 26/11 हुआ था 2008 में, उसके चलते इसने हॉक्स कॉल किए थे, एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और एक इंडियन गवर्नमेंट को, और दोनों को लड़वाया था हॉक्स कॉल करके। वो आखिरी सीन में ये फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन जिस ब्रिलियंटली हमारे सामने इस फिल्म को रखा गया है कि सोचने पे मजबूर होता है, थॉट प्रोवोकिंग है और इंटेंस ड्रामा है, बहुत इंटेंस।
और राजकुमार राव ने जो मेहनत की है, मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, उसे डर लगने लगता है। मतलब जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, एक्सरसाइज जब वो करता है वो भी इतना डरावना लगता है, नॉर्मल एक्सरसाइज, लेकिन जिस तरह से उसको दिखाया है सीन में, वो भी देखने के बाद डरावना लगता है राजकुमार राव। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और एक हीरा मिला है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को राजकुमार राव के रूप से। अब उसको जितना डायरेक्टर पर है, अब ये नेपोटिज्म की चलती है, पता नहीं उसका कितना इस्तेमाल होगा, लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म है। मेरे हिसाब से तो ये मस्ट वॉच है। और अब जाके उसको जस्टिस मिले इस फिल्म को, थिएटर में नहीं मिल पाया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम उसे जस्टिस मिले, यही मैं चाहता हूँ। चलिए यहीं पे रुकता हूँ। नमस्ते।